25 जनवरी 2025 उत्तरी वियतनाम का लैंग सोन प्रांत। टेट का समय था। वियतनाम का नया साल। सरकारी दफ्तर बंद थे, सड़कें शांत थीं और ज्यादातर लोग छुट्टियों में अपने परिवार के साथ थे। इसी दौरान डोअन वान सांग, उम्र 58 साल, लैंगसोन के मार्केट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर, अपने रोजमर्रा के जीवन में बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। वो एक सरकारी अधिकारी था, 2 बेटों का पिता और एक बड़े कबीले का चुना हुआ मुखिया। समाज में उसकी पहचान एक इज्जतदार इंसान की थी, लेकिन इंटरनेट पर उसकी एक अलग पहचान थी। वो ऑनलाइन ऐसी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ था जहां हत्या, यातना और इंसानी मांस जैसे विषयों पर बात होती थी। जनवरी 25 को टेट की छुट्टियों के दौरान उसने अपनी सरकारी पहुंच और पद का इस्तेमाल करके एक पहले से तय योजना को अंजाम दिया। जिस व्यक्ति को मारा गया वो खुद कई सालों से ऑनलाइन ऐसे किसी इंसान को ढूंढ रहा था जो उसकी एक खास बेहद भयानक मांग पूरी कर सके। ये सब चीन की सीमा के पास एक शांत इलाके में हुआ, जब ज्यादातर सरकारी ऑफिस बंद था। शुरुआत में अधिकारियों ने इस मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लेकिन बाद में इंटरनेट पर करीब 20,000 लोगों की एक ऑनलाइन कम्युनिटी ने जानकारी जोड़कर सच सामने लाया और उसी के जरिए कातिल की पहचान हुई। ये केस दिखाता है कि इज्जत, पैसा और पहचान कितनी आसानी से सच पर पर्दा डाल सकते हैं और कैसे सिस्टम की खामोशी का फायदा उठाकर लंबे समय तक छुपा रह सकता है। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसी ही रियल क्राइम केस और डीप इन्वेस्टिगेशन देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में अपने विचार और सुझाव जरूर शेयर करें। इससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है। आपके प्यार और सपोर्ट का दिल से धन्यवाद। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। नगुएन जुआन डैट का जन्म 1989 में उत्तरी वियतनाम के थाई बिन्ह प्रांत में हुआ था। ये इलाका पूरी तरह ग्रामीण था। वो अपनी माँ के साथ रहता था, जिनकी मानसिक सेहत से जुड़ी समस्याएं लंबे समय से चल रही थी। अपनी 20 की उम्र में डैट हनोई चला गया, जहां वो एक लोकल मार्केट में सीफूड बेचने का काम करता था। धीरे धीरे उसका अपने गांव से संपर्क टूट गया। करीब 5 साल तक किसी को उसकी कोई खबर नहीं मिली। इस दौरान किसी ने भी उसकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। परिवार को लगा कि वो बस अपनी अलग जिंदगी में आगे बढ़ गया है, लेकिन असल बात कुछ और ही थी जिसकी किसी को भनक नहीं थी। ऑनलाइन दुनिया में डैट की मौजूदगी काफी एक्टिव थी। वो डैट बेहेड नाम के यूजर नेम से 2019 से लगातार फोरम और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। उसकी पोस्ट एक ही बात के इर्द गिर्द घूमती थी। उसने खुद बताया था कि ये सोच उसे एक जापानी हॉरर मंगा से मिली थी, जिसे उसने सालों पहले पढ़ा था। उसकी बातों में कोई मजाक या दिखावा नहीं था। हर पोस्ट में वही बात, वही डिटेल और वही इरादा साफ नजर आता था। डैट ऐसी ऑनलाइन ग्रुप्स का हिस्सा बन गया था जहां एक्सट्रीम हिंसा और गोर कंटेंट पर चर्चा होती थी। उसने कई फोन नंबर बनाए, कई ऑनलाइन प्रोफाइल तैयार किए और अलग अलग लोगों से संपर्क किया। वो हर किसी से यही पूछता था कि क्या कोई उसकी एक खास मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। उसकी पोस्ट लगातार और विस्तार से होती थी, जिससे साफ था कि वो सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि सच में किसी को ढूंढ रहा था। 2024 तक डैट को लगने लगा था कि उसे आखिरकार एक ऐसा इंसान मिल गया है। बाद में जो मैसेज इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आए, उनमें चुंग नाम के एक व्यक्ति का जिक्र था। ऐसा लग रहा था कि वो इस काम के लिए तैयार है, लेकिन बार बार टाल रहा था। फिर आया 25 जनवरी 2025। उस दिन दोपहर 2:40 पर डैट ने अपने एक करीबी दोस्त को आखिरी मैसेज भेजा। मैसेज छोटा था और बिल्कुल सीधा। उसने लिखा कि अब सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। फोन रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा के आधार पर बाद में यह तय किया गया कि उसी दिन शाम करीब 5:30 से 6 बजे के बीच उसकी मौत हुई। ये तारीख सिर्फ संयोग नहीं थी। 25 जनवरी लूनर न्यू ईयर से ठीक एक दिन पहले का दिन था। इस वक्त वियतनाम में लगभग सब कुछ रुक जाता है। सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं, सड़कें खाली होती हैं और रोजमर्रा की हलचल बहुत कम हो जाती है। ऐसे माहौल में किसी भी गतिविधि पर फौरन ध्यान जाना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद 6 महीने तक इस मामले के बारे में बाहर किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर 26 जुलाई 2025 को अचानक कुछ वीडियो कोर वेबसाइट्स पर
सामने आए। पहले वाले में बाथरूम में हुई हत्या का 24 सेकंड का क्लिप था। दूसरे वीडियो में वही घटना एक अलग एंगल से दिखाई गई। तीसरी रिकॉर्डिंग, जिसे बुचरिंग कहा गया, रसोई में लाश काटने को दिखाती है, साथ ही एक अलग रिहर्सल वीडियो भी। इन वीडियो में एक बात साफ नजर आती है, कैमरे पर दिखने वाला व्यक्ति बिना घबराहट के पूरे कंट्रोल में काम कर रहा था। चाकू इस्तेमाल करने का तरीका काफी सटीक था, जिससे यह समझ आता है कि यह सब अचानक नहीं हुआ था, बल्कि पहले से सोचा समझा था। जब तक अधिकारी इस मामले तक पहुंचे, तब तक इंटरनेट पर मौजूद लोग खुद जानकारी जोड़ने लगे थे। कई लोगों ने अलग अलग सबूत देखे और उन बातों को जोड़ना शुरू कर दिया जिन पर सिस्टम ने पहले ध्यान नहीं दिया था। कई कैमरे ट्राइपॉड पर अलग अलग एंगल से लगाए गए थे ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। वीडियो के साथ फोटो भी थे। उनमें अंदरूनी पार्ट्स सिंक में रखे दिखे, अलग अलग हिस्से बर्तनों में सजे हुए और इंसानी टिश्यू से बनी पारंपरिक वियतनामी डिश। एक फोटो में किलर बाथरूम के मिरर के सामने कटी हुई सिर पकड़े खड़ा था। उस वक्त वो बिना शर्ट के था और चेहरे पर नीला सर्जिकल मास्क पहने हुए था, लेकिन फिर भी उसकी कई पहचान वाली चीजें साफ दिख रही थी। शरीर से वो भारी भरकम और मस्कुलर लग रहा था। सिर पूरी तरह या लगभग गंजा था। लेफ्ट आईब्राउ के ऊपर एक निशान था। पैरों और राइट हाथ पर अलग अलग जन्म के निशान नजर आ रहे थे। सबसे अहम बात, उसकी बाइसेप पर एक टैटू था जिस पर लिखा था Ngai 139, जिसका मतलब था वो तारीख। ये वीडियो सबसे पहले चीनी टेलीग्राम ग्रुप्स में दिखाई दिए, जहां एक्सट्रीम कंटेंट देखने के लिए पैसे लिए जाते थे। बाद में वाइस ने भी इस पर रिपोर्ट की और इसे वियतनाम से सामने आया पहला असली स्नफ वीडियो बताया। सिर्फ 48 घंटे के अंदर ये वीडियो इंटरनेशनल शॉक वेबसाइट्स तक पहुंच गए। अगस्त की शुरुआत तक वियतनाम और दूसरे देशों में हजारों लोग कातिल और पीड़ित की पहचान करने में लग गए थे। इंटरनेट यूजर्स ने जल्दी ही विक्टिम को उसके फेसबुक अकाउंट और फोरम प्रोफाइल्स से गुयन शुआन डैट के रूप में पहचान लिया। उसका आखिरी फेसबुक पोस्ट 10 जून 2025 को आया था, जिसमें लिखा था कि वो हमेशा के लिए लॉग ऑफ हो रहा है। इससे पहले 25 जनवरी यानी जिस दिन उसकी मौत हुई, उस दिन की पोस्ट में लिखा था कि अब होने ही वाला है और सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। ये टाइमलाइन उसके प्राइवेट मैसेजेस से पूरी तरह मैच करती थी। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि डैड की मौत के बाद भी 5 महीने तक किसी और ने उसका अकाउंट कंट्रोल किया। उसी ने जून में वो आखिरी पोस्ट डाली और जुलाई में वीडियो रिलीज की। डैड के ऑनलाइन सर्कल के कुछ लोग आगे आए और जानकारी साझा की। फाइले नाम से सामने आए एक अनजान संपर्क ने कंफर्म किया कि डैड हनोई के एक मार्केट में काम करता था और कातिल का नाम चंग था। सबसे अहम बात यह थी कि फाइली ने एक स्क्रीनशॉट भी दिया जो डैड के अकाउंट से 25 फरवरी 2025 को भेजा गया था, यानी हत्या के ठीक 1 महीने बाद। उस मैसेज में बस एक लाइन लिखी थी, डैड का सिर काट दिया गया है। इससे साफ हो गया कि कातिल के पास डैड का फोन और उसके अकाउंट्स का पूरा एक्सेस था। पब्लिक रिकॉर्ड सर्च करने पर गुयन शुआन डैट जन्म 10 मार्च 1989 का नाम मिला, जो अपनी मां के साथ थाई बिन प्रांत में रह रहा था। जब अगस्त में इंटरनेट यूजर्स ने उस गांव के प्रधान को फोन किया तो उसने कंफर्म किया कि इस नाम का एक आदमी सालों पहले गांव छोड़कर चला गया था और उसके बाद कभी किसी से संपर्क नहीं किया। उसने ये भी बताया कि उसकी मां अकेली रहती थी और उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। इसी वजह से परिवार की तरफ से कभी कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई गई। इतनी जानकारी मिलने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पाई। चंग नाम से भी कोई पक्की जानकारी नहीं मिली। क्राइम सीन कहां था, ये अब भी पता नहीं चल सका। अगस्त के आखिरी तक लोगों की दिलचस्पी धीरे धीरे खत्म होने लगी। ऐसा लगने लगा कि ये केस शायद कभी सॉल्व नहीं होगा। लेकिन 3 महीने बाद नवंबर के तीसरे हफ्ते में एक अनजान शख्स ने इस केस से जुड़े एक फेसबुक ग्रुप में नई जानकारी पोस्ट की। उस व्यक्ति ने चैट लॉग्स शेयर किए जिनमें उसकी खुद की बातचीत डैड से भी थी और किलर से भी। इन चैट से पता चला कि किलर एक फेसबुक अकाउंट इस्तेमाल कर रहा था जिसका नाम था कामथन चोंग। इन बातचीतों में कामथन चोंग ने मिलने की जगह का एड्रेस भी दिया था, 81 चिलंग, हुलुंग टाउन, लंगसन प्रोविंस। ये जगह वियतनाम के उत्तर में है, चीन की सीमा के पास। उस अनजान व्यक्ति ने बताया कि वो भी डैड जैसी हालत में फंसने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त पर
उसने अपना मन बदल लिया और किलर को सामने लाने का फैसला किया। इसके बाद के टोमो नाम के एक यूट्यूबर, जिसे लोग क्यूरियस वन के नाम से जानते हैं, ने कामथन चोंग नाम की ऑनलाइन जांच शुरू की। 20 नवंबर को उसने इशारा किया कि किलर का यूजर नेम शायद उसके बेटे के नाम से जुड़ा हुआ है। इसके बाद कम्युनिटी ने जल्दी ही कई अकाउंट्स ढूंढ निकाले, जैसे थनचोंग 11,111, जो इंस्टाग्राम, टिकटॉक और अलग अलग फोरम्स पर मौजूद थे। ये सारे अकाउंट्स एक और यूजर नेम से जुड़े हुए थे, डोनसांग LS। जब फेसबुक पर डोनसांग LS सर्च किया गया तो एक पब्लिक प्रोफाइल सामने आई जिसमें साफ पहचान दिख रही थी। ये अकाउंट डोन वान सांग का था, जो 58 साल का था और लैंगसन प्रोविंस में मार्केट मैनेजमेंट टीम नंबर 4 का फॉर्मर डेप्यूटी डायरेक्टर रह चुका था। उसकी प्रोफाइल में उसका चेहरा, उसका काम, उसका परिवार और डोन क्लान एसोसिएशन के हेड के तौर पर उसकी भूमिका साफ दिखाई दे रही थी। उसके पोस्ट में उसका पूरा करियर दिख रहा था, जहां वो गवर्नमेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के तौर पर नकली और स्मगल्ड सामान पकड़ने का काम करता था। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी। डोन वान सांग का एक बेटा था, डोन गुएन थनचुंग, जिसका जन्म 13 सितंबर को हुआ था। ये तारीख किलर के टैटू से मैच कर रही थी। किलर के यूजर नेम में बेटे का नाम भी था और वही नंबर्स भी बार बार दिख रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उसके बेटे की लाइसेंस प्लेट पर थे। इन्वेस्टिगेटर्स को यह भी पता चला कि एक ही फोन कई अलग अलग अकाउंट से जुड़ा हुआ था। उसी फोन से जुड़ा एक बैकअप नंबर था जिसका आखिरी 62 पर खत्म होता था और वो नंबर डोन वान सांग के पब्लिक फोन नंबर से मैच कर गया। इसके बाद फिजिकल कंपैरिजन ने मामला और भी साफ कर दिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने किलर की मिरर वाली फोटो को डोन वान सांग के फेसबुक की तस्वीरों से मिलाया। जब उन्होंने सांग की फोटोज में डिजिटली एक मास्क ऐड किया तो चेहरे की बनावट, हेयरलाइन और आंखों का शेप बिल्कुल सेम निकला। लेकिन सबसे पक्का एविडेंस बर्थ मार्क्स से मिला। किलर की फोटोज में 3 खास बर्थ मार्क्स दिख रहे थे। बाएं पैर के सामने वाले हिस्से पर निशान, एक दाहिने पैर पर और एक बड़ा गहरा निशान जो दाहिने बाइसेप से लेकर बगल तक जाता था। सांग के पर्सनल फेसबुक पर कई फोटोज में वही बर्थ मार्क्स बिल्कुल उसी जगह पर दिख रहे थे। कुछ कैजुअल फोटोज में जहां उसने शॉर्ट्स पहने थे, दोनों पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और जिन फोटोज में उसने हाफ स्लीव्स पहनी थी वहां बाइसेप का निशान कपड़े के किनारे पर दिख रहा था। 2 अलग लोगों के शरीर पर एक जैसी 3 बर्थ मार्क्स का एक ही जगह होना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने लोकेशन पर ध्यान दिया। वीडियो में एक किचन दिख रही थी जिसमें कुछ खास चीजें थीं। हरा लकड़ी का दरवाजा, नीले फूलों वाली फ्लोर टाइल्स, नीचे लाल रंग की पट्टी और सफेद काउंटर के पीछे लाल वॉल टाइल्स। डोन वान सांग के पुराने फेसबुक अकाउंट की एक फोटो में वो बिल्कुल उसी हरा दरवाजा और सेम टाइल्स वाली जगह पर खड़ा नजर आया। 2019 की एक गवर्नमेंट न्यूज रिपोर्ट में सांग इंस्पेक्शन करते हुए दिखा और बैकग्राउंड में वही किचन टाइल्स साफ दिखाई दे रही थी। किलिंग से पहले बनाई गई रिहर्सल वीडियो में एक ऑफिस दिखता था जिसमें सफेद दरवाजा, प्लास्टिक का प्लांट, फाइलिंग कैबिनेट्स और नीले रंग का सीलिंग फैन था। इन्वेस्टिगेटर्स को एक वीडियो मिला जो सांग ने अप्रैल 2022 में अपने वेरीफाइड टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड किया था। उस वीडियो में वही एग्जैक्ट रूम दिख रहा था। प्लांट की पोजीशन, कैबिनेट्स का डिजाइन, फैन का रंग, सब कुछ मैच कर रहा था। रिहर्सल वीडियो में दिख रही बाकी आर्किटेक्चरल डिटेल्स भी मैच हुई, जैसे ईंटों के पिलर्स और लकड़ी की डेकोरेटिव कार्विंग। ये सब मार्केट मैनेजमेंट टीम नंबर 3 के ऑफिस से मैच कर गया, जिसकी पहचान गूगल स्ट्रीट व्यू से की गई। कामथन चुंग ने डैड के दोस्त को जो एड्रेस दिया था, 81 चिलंग, वो उस पुराने मार्केट मैनेजमेंट टीम नंबर 5 ऑफिस के बहुत पास था, जहां डोन वान सांग पहले काम कर चुका था। हरा दरवाजा वाली किचन कई सरकारी खबरों की फोटोज में भी दिखी, जो इसी जगह से जुड़ी थी। स्थानीय लोगों ने भी इस बात को कंफर्म किया और टाइमिंग भी सही बैठती थी। 25 जनवरी लूनर न्यू ईयर से ठीक पहले का दिन था, जब गवर्नमेंट ऑफिसेज पूरे एक हफ्ते के लिए खाली रहते हैं। सांग एक सीनियर ऑफिशियल था, उसके पास चाबियां थीं और बिना रोक टोक के पूरी पहुंच थी। इन ऑफिसेज में किचन, खाना बनाने का सामान और इंडस्ट्रियल इंसिनरेटर्स भी मौजूद थे, जिनका इस्तेमाल जब्त किए गए सामान को जलाने या खत्म करने के लिए किया जाता है। 28 नवंबर को जब पुलिस ने टीम नंबर 4 के ऑफिस की तलाशी ली
तो किचन और बाथरूम बिल्कुल वैसे ही निकले जैसे वीडियोज में दिखे थे। वहां सिंक के नीचे से 3 इंसानी दांत मिले और सेप्टिक टैंक और ड्रेनेज एरिया से हड्डियों के टुकड़े बरामद हुए। डोन वान सांग की ऑनलाइन हिस्ट्री देखने पर करीब 20 साल की एक लंबी कहानी सामने आई। थन चुंग नाम के अलग अलग वर्जन्स इस्तेमाल करके उसने कई अकाउंट्स बनाए थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके अकाउंट्स को होमोसेक्सुअल फोरम्स, BDSM कम्युनिटीज और गोर वेबसाइट्स तक ट्रेस किया, जिनकी शुरुआत 2000 के शुरुआती सालों से होती है। शुरुआती पोस्ट में वो लांगसुन इलाके में लोगों की तलाश करता था। उसके कॉलीग्स उसे गे सांग के नाम से जानते थे, लेकिन वक्त के साथ उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी और ज्यादा एक्सट्रीम होती चली गई। 2010 के अंत तक उसका इंटरेस्ट थोड़ा अजीब और खतरनाक होता गया और टॉर्चर जैसी चीजों पर बात करने लगा। बाद में वो ऐसे ग्रुप्स में शामिल हो गया जो शरीर के प्राइवेट हिस्सों की चोट और इंसानी मांस खाने से जुड़ी चीज पर फोकस्ड थे। खरीद से जुड़े रिकॉर्ड्स में पता चला कि वो रेगुलरली सदर्न वियतनाम से इंसानों के प्राइवेट पार्ट्स मंगवाता था। ये पार्ट्स अक्सर ट्रांसजेंडर लोगों से सर्जरी के बाद या उन लोगों से आते थे जो पैसे के लिए खुद को नुकसान पहुंचाते थे। हर आइटम की कीमत करीब $600 से $2000 के बीच होती थी। इन ग्रुप्स में वो खुले तौर पर हटाए गए शरीर के हिस्सों के खरीदने की बात करता था। 2022 में उसने एक ऑनलाइन फोरम पर कुछ फोटोज अपलोड की और कहा कि ये हॉरर थीम पोस्ट का हिस्सा है। बाद में वो इमेजेस डिलीट कर दी गई, जिससे ये सवाल खुला रह गया कि क्या वो किसी पुराने शिकार से जुड़ी थी। 2024 में उसने ऐसे लोगों को जवाब देते हुए मैसेजेस लिखे जिनको और ज्यादा खतरनाक एक्सपीरियंसेस चाहिए थे, जिनमें वो कह रहा था कि वो उनकी जान लेना चाहता है और उनका मांस उसे अच्छा लगेगा। खास बात यह थी कि उसकी पहचान सामने आने से पहले वो अनोनिमस अकाउंट से उसी डेट केस पर चल रही फोरम डिस्कशंस में कमेंट करता रहा। वो देख रहा था कि लोग कितना जानते हैं और साथ ही डिस्कशन का हिस्सा भी बना हुआ था। 20 नवंबर को जब एक साथ करीब 20,000 लोगों ने ऑनलाइन उसे पहचान लिया तो डोन वन सांग का बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। वो इन्वेस्टिगेशन वाले फेसबुक ग्रुप में गुस्सा और खुद को एग्जीक्यूशनर बताने लगा। उसने लोगों को उसके घर आने की चुनौती दी। उसी दौरान उसके बेटे ने भी एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि ये तो बस इंसानी मांस के कुछ टुकड़े हैं। ये दोनों पोस्ट्स 1 घंटे के अंदर डिलीट कर दिए गए, लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट्स हर जगह फैल चुके थे। 25 नवंबर तक लांगसुन प्रोविंशियल पुलिस ने ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। 27 नवंबर को फॉरेंसिक एनालिसिस से यह कंफर्म हुआ कि वीडियोस बिल्कुल असली थे और उनमें कोई डिजिटल एडिटिंग नहीं थी। 28 नवंबर को पुलिस ने सांग के घर की तलाशी ली और रिहर्सल वीडियो में दिख रही जैकेट्स, उस घटना वाले वीडियो में दिखा हीटर और डैड का फोन पुलिस ने जब्त किया, जो सांग ने अपनी बहन को दे रखा था। पूछताछ के दौरान सांग ने पूरी बात स्वीकार की। उसने बताया कि वो डैड से करीब 2020 के आसपास ऑनलाइन फोरम्स के जरिए मिला था। कई सालों तक बातचीत के बाद जुलाई 2024 में उसने डैड की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए हाँ कर दी थी। 25 जनवरी 2025 को उसने डेट को मार्केट मैनेजमेंट ऑफिस बुलाया। डेट अपने साथ 2 चाकू लाया था। उसी शाम सांग ने उसे मार डाला, जैसा रिकॉर्डिंग में दिखा। उसके बाद सांग ने बचे हुए हिस्सों को ठिकाना लगाना शुरू किया। हिस्सों को अलग करके बदबू कम करने के लिए ट्रीट किया, हड्डियों को तोड़ा और सबको करीब 10 प्लास्टिक बैग्स में भरकर लैंगसुन के पब्लिक वेस्ट बिन्स में इधर उधर फेंक दिया। चाकू 2 दिन बाद रोड साइड ट्रेलर पर छोड़ दिए गए। सांग को हिरासत में लिया गया, लेकिन इस मामले में अभी भी कई सवाल बचे हैं। इन्वेस्टिगेशन अब भी चल रही है कि क्या कोई और भी शिकार है, क्योंकि उसकी प्रोफेशनल टेक्निक, सालों तक ऐसे अजीब एक्सट्रीम ऑनलाइन ग्रुप्स में रहना और 2022 में हटाई गई पोस्ट जिसमें अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें थीं, ये सब बताता है कि उसे ऐसा करने का बहुत एक्सपीरियंस था। अब तक सीन से मिले टुकड़ों के अलावा डैड के बाकी हिस्से कभी नहीं मिले, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या उसके और भी शिकार थे जिनके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला? तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।